ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં આપણે ગદ્ય 4 અકેલી અભ્યાસ કરીએ અને સમજીએ, જેની लेखिका मनु भंडारी जी है। तो शुरू करते हैं गद्य 4 अकेली। मनु भंडारी इसकी लेखिका है। जन्म सन 1931 ईस्वी सन। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक ग्राम में हुआ था। मनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है, कॉलेज में अभ्यास कराने वाली अध्यापिका। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। मनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास एवं नाटक विद्या को अपनाया है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक सच है, एक प्लेट शैला, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है। आपका बंटी, स्वामी महाभोज, कलावा आदि उपन्यास है। बिना दीवारों का घर नाटक है। ये था मनु भंडारी जी का परिचय। अब आता है इस कहानी है, अकेली कहानी है। इस कहानी का सारांश, इस कहानी में मनु भंडारी जी क्या कहती है। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे। अतः बुआ अकेली थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग होता तो वे जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र के एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। यह कहानी एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। यहाँ तक रखती हूँ। थैंक यू। चलिए छात्रगण, गद्य 4 अकेली का परिचय और इसके लेखिका का मनु भंडारी जी का परिचय हमने समझ लिया। अब इसकी कहानी अकेली शुरू होती है, समझिए। आप अपने पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 4 पर अच्छी तरह से ध्यान रखिए और समझिए। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता है। सोमा बुआ अकेली है। इस कहानी में एक महिला है जो बुढ़िया है, जो वृद्ध हो गई। सोमा बुआ परित्यक्ता है, यानी पति द्वारा त्यागी गई है। यानी पति है, लेकिन पति तीर्थों में फिरते रहते हैं और वो घर पर अकेली है, यानी परित्यक्ता है, पति द्वारा त्यागी गई। सोमा बुआ अकेली और सोमा बुआ अकेली रहती है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि पत्नी घर बार रज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा, यानी दुखी हुआ। उनकी अपनी जवानी चली गई। उनकी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा यानी आघात लगा कि पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हुए उसके पति, और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उसका एकाकीपन यानी अकेलापन दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। उसकी जीवन में एक रास्ता आ गया, किसी प्रकार का विघ्न, विरोध, अवरोध, व्यवधान उपस्थित नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे। यूँ साल में 1 महीना वो उनका पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की। उसने भी पति की प्रतीक्षा कभी नहीं की। उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। राह में आंखें नहीं बिछाए, वो रूढ़ि प्रयोग मुहावरा है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है बेबस होकर किसी का इंतजार करना। बेबस होकर किसी का इंतजार करना, यानी राह में आंखें बिछाना। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता। जब पति आता और रहता तब भी उसका मन भी मुरझाया रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता।
क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार, प्रेम के बिना का व्यवहार का अंकुश नियंत्रण बहुत रहता था उसका, उनके रोजमर्रा के जीवन में। अबाध गति, बाध बिना गति से बहुत ही स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता, बंधन में ला देता था। उसी समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता। और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद जब पति आता था। सन्यासी महाराज से तो यह भी नहीं होता और उसके पति से ये भी नहीं होता था कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ का एक ऐसा संबल यानी सहारा पकड़ा दे, जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। जिसका आसरा यानी अवलंबन, आधार लेकर वो 11 महीना काट सके। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। और ये 11 महीना में इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी, अपना जीवन है पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छट्टी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गम, बुआ पहुंच जाती। वो पास पड़ोस में तो ऐसे प्रसंग आते हैं, मुंडन का, छठी का, जनेऊ का, शादी का, जनेऊ, तो ये सब अच्छे बुरे प्रसंग में वो पहुंची जाती। और फिर छाती फाड़ कर काम करना, छाती फाड़ कर काम करना यानी बहुत अधिक काम करना। मानो वे दूसरे के घर में ही, अपने ही घर में काम कर रही है। वो ऐसा मानती दूसरे का घर नहीं, वो तो अपना ही घर हो, इस तरह वो काम करती थी। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। आजकल सोमा बुआ के पति भी आए हैं और अभी अभी कहा सुनी थोड़ी टसमस हो गई। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रहे, बुआ आंगन में बैठी हुई और धूप खा रहे। पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रहे और पास की कटोरी में तेल लेकर हाथों में मल रही यानी मालिश कर रही और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। इस 1 महीने में अन्य अवयव, शरीर के दूसरे अवयव शिथिल यानी मंद पड़ जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक, सन्यासी जी की जीभ सबसे अधिक सजीव और सक्रिय होती है यानी बड़बड़ करते रहते हैं। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी और जो अकेली कहानी की सोमा बुआ गुड़िया है जहाँ रहती थी, उसके ऊपर वाले कमरे में एक राधा भाभी रहती थी। वो राधा भाभी फटी हुई साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से उतर दिए। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? और राधा भाभी आते ही कहती है, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही है? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? और कहती है कि तुम्हारे पति आए हैं सन्यासी जी, और आते ही उसने कुछ कह दिया। अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। सोमा बुआ कहती है, अरे मैं कहीं जाऊं न तो इन्हें नहीं सुहाता, नहीं अच्छा लगता। कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था। कल चौक में रहते जो किशोरी लाल, उसके बेटे का मुंडन था। सारी बिरादरी का न्योता था और सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है। मैं तो जानती थी कि पैसे का ही गुरूर यानी घमंड है, जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहू से संभलेगा नहीं। सो जल्दी ही चली गई। मुझे पता ही था कि यहाँ जो कोई नई नवेली बहुएं आएगी वो काम नहीं संभाल सकेगी, सो जल्दी, इसलिए मैं जल्दी ही वहाँ चली गई। हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू किए और वहाँ से सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिया। एक काम गलत से ही नहीं हो रहा था, एक काम गलत से ही नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताओ, एक काम ठीक से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताओ, क्या कभी क्या हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन और बना बनी गा रही थी। क्या कभी क्या हो ऐसा प्रसंग तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बना बनी गा रही थी।
मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। मैं तो हंस हंस के मेरा तो पेट फूल गया। और उसकी याद से कि कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। और उसकी याद से कुछ देर पहले का दुख और गुस्सा आक्रोश था जो मिट गया, धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, वे अपने सहज और स्वाभाविक रूप में कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा। और जहाँ गई थी वहाँ का वर्णन कर रही है कि भट्ठी चूल्हा था, यहाँ देखो तो अजब तमाशा। समोसे कच्चे ही उतार दिए, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। इसी समय खोवा मंगाकर नए गुलाब जामुन बने। सोमा बुआ कहती है कि इस तरह का माहौल था, इसलिए मैंने तुरंत ही खोवा मंगाया, यानी जामुन का बनाने का मावा यानी लोट। तो हम खोवा मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। और यहाँ की 2 बहू और किशोरी लाल के लिए तो बेचारे इतना जस, इतना यश मुझे दे रहे थे, क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती, अम्मा तुम आज न होती तो हमारी भद यानी इज्जत बिगड़ जाती, इज्जत उड़ जाती। तुमने लाज रख ली, आज हमारी इज्जत रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। और सोमा बुआ कहती, मैं तो अपना ही समझती हूँ, और अपने ही काम नहीं आवेंगे तो बाहर से थोड़ा आवेगा। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे ही चली जाती। इनका आजकल तो इनका रोटी पानी का सन्यासी जी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली जाती। यहाँ तक रखते हैं।